नमस्कार दोस्तों, सारांश सिविल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन टीचिंग की। इसमें आपके सपने को साकार करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा पूरा साथ देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक वैकेंसी एलटी ग्रेड की आ चुकी है 2025 में, और इसके अलावा अक्टूबर में आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है। अभी हमारे पास दो टारगेट है, एक टारगेट है एलटी ग्रेड की वैकेंसी का और एक टारगेट है यूपीपीसीएस का 2025 में एग्जाम लगा हुआ है। अभी बहुत से लोग बच्चे ऐसे होंगे जिनका 27 तारीख को आरओ का एग्जाम होगा। उनको उनके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं होता उनको भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में लगा है और बहुत अच्छे से तैयारी आप कीजिएगा, हम भी आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है, तो अभी पहले थोड़ी देर हम ये समझते हैं कि हम यहाँ पर आज क्या डिस्कस करने वाले हैं और उसका संबंध किस एग्जाम से है। सबसे पहले हम लोग बेटा देखते हैं कि जिस एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, या मैं आपके साथ मेहनत यहाँ पर कर रहा हूं, उस एग्जाम में दो टारगेट हमारे हैं। एक हमारे पास है एलटी ग्रेड की वैकेंसी। ठीक है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी बेटा आई है वो आई है 7466। इसमें आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट अगर है, और सोशल साइंस में आपका अगर सब्जेक्ट है पॉलिटी या हिस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट की आपको तैयारी यहां पर कराई जाएगी। उसके लिए आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, सारी चीजें विधिवत करी जाएगी और डिटेल में कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में आपको इसकी सहायता मिलेगी। अगर आप 2026 में टारगेट करने वाले हैं यूपीएससी, तो उसमें भी आपको पूरी सहायता इस एग्जाम से, हमारे कोर्स से आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम अपनी शुरुआत कहां से करते हैं। बेटा आपका मैंने बताया कि पॉलिटी सब्जेक्ट जो होता है वो कोर सब्जेक्ट है। किसी भी एग्जाम में अगर हम ध्यान से देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें पॉलिटी से मिल जाते हैं। और जो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा उसमें हिस्ट्री का भी थोड़ा कंटेक्स्ट होगा, जिसके हिसाब से मान के चलिए कि थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट इसमें आ जाएगा। तो आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे 18 से 22 तक। तो ये एक अच्छा नंबर होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप आधा एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए ले कि हमारे यहाँ पर जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसकी जो मेरिट जाती है जनरल की, वो जाती है आपकी 90 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, और कभी कभी 85 से 90 के बीच में होती है, लेकिन मैक्सिमम वो 100 के आसपास होती है। तो अगर हम 18 से 22 क्वेश्चन अपने सही कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो मेरिट गई है, जैसे पिछली बार 87 मेरिट गई थी, तो अगर हम 18 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 36 नंबर आपके यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो फिर भी अगर हम ऑन एन एवरेज ले ले तो 30 नंबर के आसपास आपके यहां से आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। और दूसरा, किसी भी एग्जाम में, जैसे अगर हम कोई भी सिविल का एग्जाम देते हैं तो उसमें 3 सब्जेक्ट का बड़ा रोल रहता है। एक रोल रहता है आपका पॉलिटी का, और दूसरा रोल रहता है आपका हिस्ट्री का, और तीसरा रोल रहता है आपका ज्योग्राफी का। ये अगर 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार है और इसमें अगर आपने ऐड कर दिया करंट अफेयर्स, तो मान के चलिए आपका पेपर एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। ठीक है, तो अभी हम जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में आपका जो पहला पार्ट है, जो क्लास में सबसे पहले डिस्कस होता है, वो होता है प्रीएम्बल, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके रिलेटेड कई केस है, तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में लेंगे। आज हम जहां से पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं वो पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं भाग 1 से, पार्ट 1 से, और जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। एक चीज थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहे हैं, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 से, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट का जो पार्ट है वो मैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर से शुरू करूंगा। पहले मॉडर्न हिस्ट्री का जब लेक्चर शुरू होगा, कल शायद उसकी डेमो मिलेगी या परसों आपको डेमो क्लास मिलेगी उसकी, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में आपको सबसे पहले सारे एक्ट करा दिए जाएंगे। जैसे 1600 में जो आपका चार्टर आया था, उस 1600 के चार्टर से लेकर जो 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था, उस एक्ट के सारे, उस ईयर के सारे एक्ट करा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर हम एक पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में, फिर हम स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ चलेंगे, तो उसमें जब हिस्ट्री करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे शुरू कर रहे हैं
जो पॉलिटी का अपना है पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों को पता है तो आप अपनी डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग पार्ट शुरू करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप लोगों को यूनियन की मीनिंग पता होगी। अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, यूनियन को हम लोग कहते हैं संघ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संघ। ठीक, लेकिन जो इसकी मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है वननेस। वननेस का मतलब क्या हुआ, दो चीजों का एक हो जाना। ठीक है, जैसे आप भी कई बार सुनते होंगे कि हम दोनों एक हैं या हम सब एक हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और एक हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ठीक है, एक शब्द और इसके साथ यूज होता है फेडरल। फेडरल जो है, ये दोनों ही शब्द बेटा जो है वो लैटिन भाषा के हैं। फेडरल का मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है ट्रीटी या कन्फेडरेशन, किसी से आकर जुड़ जाना। ठीक है, जुड़ना और एक होना दोनों अलग चीज है। हम जुड़ते तो बहुत लोगों से हैं, लेकिन एक बहुत कम लोगों से हो पाते हैं। ठीक है, अब इसके कई एग्जांपल है जो आप समझ सकते होंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, कि कई लोगों से हम जुड़ सकते हैं, लेकिन एक जो हमारी होती है वो शादी के बाद ही होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग पहले यूनियन और फेडरल की मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, टेरिटरी का मतलब होता है जो हमारा एरिया है, जो हमारी टेरिटरी है। टेरिटरी मतलब जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है वो होती है राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अब हमें इस पार्ट में जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो संघ है और जो उसके अंदर टेरिटरी है, और जो टेरिटरी मिलकर सब एक हो गई हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे इस भाग के अंदर। क्लियर? तो अब हम लोग, आपको एक चीज पता होगा कि जो पॉलिटी में हमारे पास पार्ट है, पार्ट में डिवाइड है, पार्ट के अंदर होते हैं आर्टिकल्स। तो जो ये एक नंबर लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 1, और हिंदी में कहते हैं इसको अनुच्छेद 1। क्लियर? तो अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला जो आर्टिकल कहता है वो कहता है नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी जो संघ होगा, संघ होगा, वो संघ होगा क्या। ठीक है, तो कह रहा है कि जो नेम होगा हमारा, नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो यूनियन होगा उसका नेम क्या होगा और जो यूनियन होगी उसकी टेरिटरी क्या होगी। ठीक है, यूनियन जो संघ होगा, जो वननेस होगी हमारी, उसका नेम क्या होगा और जो टेरिटरी उसकी क्या होगी, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 1 में। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब यूनियन किस चीज का होगा, यूनियन होगा स्टेट्स का। स्टेट्स का मतलब हुआ जो हमारे राज्य है। एक चीज और क्लियर कर दे कि अगर हम आगे चलकर जब आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें स्टेट की डेफिनेशन में हम लोग भारत को भी लेते हैं। तो यहां पर जो स्टेट्स कह रहा है इसका मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरीके के जितने राज्य हैं उनको मिलाकर जो संघ बना है उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, यूनियन जो होता है उसका फर्क क्या होता है, इसको हम लोगों को समझना है। सबसे पहले यूनियन देख लेते हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है संघ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कई बार यूनियन शब्द सुना होगा या टीवी चैनल में एग्जाम शब्द संघ शब्द सुना होगा। जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं छात्र संघ। आपने सुना होगा लेबर यूनियन यानी कि मजदूर संघ। ठीक है, आपने सुना होगा वुमेन यूनियन यानी महिला संघ। ठीक है, तो ऐसे कोई भी हम, जैसे फार्मर्स यूनियन होती है यानी किसान संघ, किसान संघ के नेता भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी पूरे भारत के छात्र हैं, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम ले ले, किसी कॉलेज में ले ले, आप लोग ग्रेजुएशन में गए होंगे, ठीक है, या ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया होगा, तो ग्रेजुएशन में आप लोगों ने एक सुना होगा छात्र संघ। और बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे जो छात्र संघ की राजनीति भी करते होंगे। तो छात्र संघ का मतलब क्या होता है, छात्र संघ का मतलब होता है उस कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, उस कॉलेज के जितने भी छात्र हैं वो सभी जो होंगे वो उस यूनियन का हिस्सा होंगे। ठीक है, अब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है, इनमें से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। कॉलेज की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं जैसे डीयू हो गया, पहले तो कानपुर में भी होता है, अब शायद कानपुर में ये एग्जाम जो हो गए हैं, सॉरी जो ये इलेक्शन हो गए हैं ये बंद हो गए हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये इलेक्शन होते थे। ठीक, तो इसमें यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब हुआ कि इस यूनियन में जितने छात्र होंगे उनके सभी अधिकार बराबर होंगे। यानी कि कोई भी छात्र अगर किसी भी ईयर का है,
प्रीवियस ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। अगर वो यूनियन का हिस्सा है, यूनियन में है, तो उसको जो भी अधिकार मिले होंगे वो जो थर्ड ईयर को मिलेगा वही फर्स्ट ईयर को मिलेगा। एक बार किसान यूनियन का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे किसान यूनियन है, तो किसान यूनियन में क्या होता है, कई किसान होते हैं। कुछ ऐसे किसान होंगे जिनके पास कम जमीन होगी और कुछ ऐसे किसान होंगे जो बहुत अमीर होंगे। लेकिन अगर वो यूनियन का हिस्सा है तो इसका मतलब क्या है, सभी किसानों को उस यूनियन के अंदर बराबर अधिकार प्राप्त है और बराबर ही उनके उस यूनियन के प्रति जिम्मेदारी या उस यूनियन के प्रति कर्तव्य है। तो हम भारत को क्या कह रहे हैं, जो हमारी यूनियन है उसका नाम क्या है, हमारी यूनियन का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। यानी कि अगर हम इंडिया बोले या भारत बोले, दोनों का मतलब एक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चाहे हम भारत बोल दे और चाहे, दोनों ही हमारे संवैधानिक नाम है। लेकिन और भी जैसे हम नाम सुनते हैं, जैसे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान हमारा संवैधानिक नाम नहीं है। हमारा संवैधानिक नाम जो है वो है भारत और इंडिया, ठीक है। ये हम दोनों लोग कोई भी नाम अगर यूज करते हैं ऑफिशियल तौर पर, तो इन्हीं दोनों में से कोई यूज करते हैं। हिंदुस्तान नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने आपको बताया कि यूनियन का मतलब क्या होता है, उसके अंतर्गत जो भी होगा उसको बराबर से सारे अधिकार और उसकी जिम्मेदारी बराबर होगी। तो इसका मतलब भारत क्या है, हमारे यूनियन का नाम है इंडिया, इसको हम भारत भी बोलेंगे। अब इस यूनियन में किसका यूनियन है, ये स्टेट्स का, यानी राज्यों का। राज्यों का यूनियन मतलब यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, जितने भी हमारे राज्य हैं, इन सबका संघ है, इन सबका यूनियन है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी राज्य भारत के संघ में शामिल हैं, जितने भी राज्य भारत के संघ में शामिल है, उन सभी राज्यों को एक समान अधिकार मिले होंगे, चाहे वो राज्य गोवा हो, एक छोटा सा राज्य, और चाहे वो एक बड़ा सा राज्य राजस्थान हो, एमपी हो या यूपी हो। कोई भी पॉपुलेशन से लेना देना नहीं, कोई भी हमें उसके एरिया से लेना देना नहीं, कोई भी उसकी इकोनॉमी से लेना देना नहीं। सभी राज्यों को बराबर अधिकार जो होंगे वो प्राप्त होंगे और उस यूनियन के प्रति सभी राज्यों की बराबर जिम्मेदारी होगी। यूनियन जो होता है उसमें बेटा एक चीज और समझ लो, ये होती है, हमारे पास दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट और एक होती है फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट। हमने क्या किया है, हमने यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट जो होता है और जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसके बीच का रास्ता, इसलिए भारत का जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको क्वासी फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में केंद्र और राज्य जो होते हैं दोनों को ही एक बराबर तौर पर देखा जाता है, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ये आपके सिलेबस का भी टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जब उसको हम लोग देखेंगे तब हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसको यूनिटरी और गवर्नमेंट और आपका फेडरल गवर्नमेंट को अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो आपका यूनियन और इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट है, तो यूनियन ऑफ स्टेट में जो स्टेट होंगे, जितने भी राज्य होंगे, उनको सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे और सभी राज्यों की समान जिम्मेदारी होगी। क्लियर। सरकार कोई भी अगर योजना निकालती, केंद्र सरकार कोई भी योजना निकालती है, संघ कोई भी योजना निकालता है, तो किसी भी राज्य से उसमें भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि राज्यों में कई विशेष राज्य के दर्जे होते हैं। तो अगर एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर हमारे सामने दो लोग हैं, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी है, दोनों ही भूखे हैं, तो हम मदद करते हैं गरीब आदमी की। यानी कि हम आर्थिक विशेष परिस्थितियों में राज्य को विशेष सहायता दे सकते हैं। क्लियर। राज्य को विशेष सहायता दे सकते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं करेंगे। अगर परिस्थितियां सेम है तो ठीक है, अगर दो राज्यों की परिस्थितियां सेम है तो कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर उन राज्यों की परिस्थितियां असामान्य है, ठीक है, असमान है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जिसकी परिस्थिति थोड़ी खराब होगी उसको उसके बराबर लाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए हम क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन उसको सहायता करेंगे। इसको भेदभाव नहीं करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि किसी भी एक पॉजिटिव एक्शन लेना जिससे हम दोनों में समानता या बराबरी ला सके। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हमें यह समझना है कि जो राज्य है, ठीक है, जो राज्य है इनके जो यूनियन मिलकर बना रहे हैं, इनकी जो टेरिटरी होगी वो क्या होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि भारत की यूनियन में कौन कौन से राज्य हैं। स्कूल में या कॉलेज में आप जाते हो तो आपको एडमिशन कराना होता है। एडमिशन कराने के बाद आपका क्लास, जैसे आप क्लास 7th या 8th या 9th 10th किसी भी क्लास के एक स्टूडेंट है, तो उस क्लास में आपका एक रजिस्टर होता है जिसमें आपके नाम लिखे होते हैं। तो क्या कोई ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत के जितने भी राज्य हो उनके नाम लिखे हो? बिल्कुल है। वो हमारे संविधान में
भाग के साथ साथ कुछ अनुसूची भी दी गई है। तो एक अनुसूची हमारे यहाँ है जिसको हम लोग कहते हैं पहली अनुसूची और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। इस शेड्यूल में सभी राज्यों के नाम, जितने भी भारत के संघ में हिस्सा है, संघ का हिस्सा है, उन राज्यों के नाम और उनकी जो टेरिटरी है वो उसमें लिख दी गई है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी किसी भी राज्य की, बल्कि सभी राज्यों की और सभी राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो राज्य है या और जो राज्य क्षेत्र है वो किस अनुसूची में लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं पहली अनुसूची में। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो 2 आर्टिकल हो गया कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन है। किसका यूनियन है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का यूनियन है। उसके बाद जो राज्य और उसके क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र, राज्य क्षेत्र है, वो किस अनुसूची में लिखा है? पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे राज्य क्षेत्र होंगे उसमें शामिल क्या क्या होंगे, ये हमारा दिया गया है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 का जो पहला पॉइंट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र। अभी तो हम राज्यों का क्षेत्रफल देख रहे थे ना, कि राज्यों का क्षेत्रफल कहां कहां लिखा हुआ है, पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगी? टेरिटरी ऑफ इंडिया समझ लो, अगर हम आपसे बोले कि इंडिया की टेरिटरी क्या है, ठीक है, तो आप क्या करो, यूपी की टेरिटरी निकालो, एमपी की टेरिटरी राज्य क्षेत्र निकालो, राजस्थान के राज्य क्षेत्र निकालो, जितने भी राज्य हैं उनका एरिया ले लो, उनको जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका एरिया ले लो, उनको जोड़ लो। ये सब भारत के राज्य होंगे, सॉरी भारत की टेरिटरी होगी। यानी भारत की टेरिटरी क्या होगी? जितने भी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको अगर हम एक साथ जोड़ दे उनके एरिया को, तो क्या मिलके बनता है? भारत। तो 3 आर्टिकल हमारे क्लियर हो गए। पहला आर्टिकल हो गया कि जो हमारा संघ है, संघ का नाम क्या होगा? इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र जो है वो कहां लिखे हुए हैं? पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं। भारत की टेरिटरी क्या होगी? भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा? भारत के राज्य क्षेत्र में। अब इसमें 2-3 चीजें हमें समझनी होगी। पहला हमने बताया सभी राज्यों के, पहला बताया सभी राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी कि जितने भी स्टेट पहली उनके सबको जोड़ दो तो भारत की टेरिटरी। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको जोड़ दो। इसका जो सी पॉइंट है वो हमें देखना है, वो थोड़ा सा समझना है। ये कह रहा है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, यानी भी एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा अर्जन करना। ठीक है, ऐसी कोई टेरिटरी जिसको भारत ने अर्जित किया हो। अर्जित करने का मतलब क्या हुआ? कहीं से किसी दूसरे देश से हमने अपने में मिला लिया हो। क्लियर होगा? ठीक है, किसी देश से अपने में मिला लिया हो। अभी आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी हमारे यहां पर। ठीक है, तो अभी सी में क्या देखा? जो भी टेरिटरी हमने अर्जित की है, ठीक है, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। अर्जित करने का थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमारे यहां पर आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। क्लियर? ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि बाउंड्री डिसाइड होती है कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री क्या होगी। तो आप लोगों को पता है कि जैसे ये भारत था तो एक यहां पर हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था और एक ये वाला पाकिस्तान का हिस्सा था। इसको हम लोग कहते थे ईस्ट पाकिस्तान और इसको हम लोग कहते थे वेस्ट पाकिस्तान। ठीक, पूर्वी पाकिस्तान और इसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। क्लियर? अब एक चीज समझनी है कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ठीक है, ये हमारा डिवीजन था, जो बंगाल का डिवीजन हुआ था उसका जो पूर्वी भाग था, बंगाल के डिवीजन का जो पूर्वी भाग था उसको हम लोगों ने नाम दिया था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, 1971 में ये क्या हुआ? ये बन गया बांग्लादेश। तो अब पाकिस्तान का केवल एक हिस्सा बचा है और वो हिस्सा कौन सा है? केवल पश्चिमी पाकिस्तान। तो अब पूर्वी हिस्सा तो खत्म हो गया, तो अब पूर्वी और पश्चिमी में लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और जो हमारे आर्टिकल से संबंधित है वो क्या है कि जो इनके बीच की लाइन जो खींची थी वो खींची थी रेडक्लिफ ने। ठीक है, रेडक्लिफ ने, सर रेडक्लिफ ने। तो इसलिए इनके बीच की जो सीमा निर्धारण है, ये लोग वन लाइनर में आप लोग पढ़ते होंगे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा, बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, तो सर रेडक्लिफ ने इनके बीच की लाइन खींची।
तो जब लाइन खींची तो बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, यहां पर एक टेरिटरी थी बॉर्डर पे, ठीक है, जिसका नाम था बेरूबारी। ठीक है, इस बेरूबारी के क्षेत्र को लेकर कुछ विवाद हुआ और इसमें यह कहा गया कि जो ये बेरूबारी का क्षेत्र है, ये जो बेरूबारी का क्षेत्र है, ये बेरूबारी का क्षेत्र दोनों ही देश क्लेम कर रहे थे। भारत कह रहा था हमें मिलना चाहिए और पाकिस्तान कह रहा था हमें मिलना चाहिए। बाद में अब एक चीज समझिए, एक बार बेरूबारी के क्षेत्र में बवाल हो गया, विवाद हो गया, अब यह क्षेत्र भारत के पास आ गया था, तो यह हुआ कि इस क्षेत्र में किया क्या जाए। ठीक है, तो एक समझौता हुआ, वो समझौता हुआ 1958 में, इसको हम लोगों ने कहा था नेहरू नून समझौता। हालांकि इस समझौते में और भी कई पॉइंट है जो हमें समझने होंगे, ठीक है, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे हिस्ट्री वाले पोर्शन में। अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझ लेते हैं नेहरू नून समझौता का हुआ था 1958 में। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि बेरूबारी ना तुम्हारा ना हमारा, आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, आधा तुम रख लो और आधा हम रख लेते हैं। एक चीज और समझते हैं कि जो आर्टिकल कह रहा है, अभी हमने आपको पॉइंट बताया, उसमें कह रहा है कि वो टेरिटरी शामिल होंगी जो भारत अर्जित करेगा। अर्जित करने का मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा देश है उसकी टेरिटरी जो हमें मिली या उसकी टेरिटरी जो हमने एक्वायर करी वो शामिल हो जाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी जिस पर हमारा हक है उसको हम काट के दूसरे देश को दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान को दे रहे हैं, विवाद खत्म करने के लिए सिर्फ समझौते के माध्यम से। अब एक चीज समझनी ये है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये तो कहता है कि आप एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहता कि आप अपना क्षेत्र दे सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब अगर हमने क्षेत्र अपना दे दिया पाकिस्तान को, तो अगर एक समझौते के तहत क्षेत्र दे दिया, तो क्या इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी, संवैधानिक संशोधन की जरूरत थी? क्या समझौते से हम लोग दे सकते थे? इसके लिए हमारा एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। वो केस क्या था कि जो ये समझौता नेहरू नून पैक्ट हुआ था 1958 वाला, इस समझौते को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है या नहीं। क्लियर हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है या नहीं, यानी कि अब एक चीज और क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा संवैधानिक संशोधन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है, इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। हमारे संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए, ठीक है, हमारे संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए, लेकिन हमारा संविधान जो बना था वो बना था 26 जनवरी, लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अब आज चल रहा है 2025। क्लियर। अब इतना टाइम हो गया है, तो संविधान में किसी भी कोई भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको समय समय पे बदलना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपनी मेंटालिटी भी चेंज करनी पड़ेगी, अपने रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे और सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, हर कुछ बदलना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है, तो जब सारी चीजें हमें बदलनी है, ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया तो उसमें हमने ये प्रावधान डाल दिया कि भविष्य में जो सरकारें आएंगी या भविष्य में जो संघ होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके। इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन कर दिया आर्टिकल 368 में, और यह कह दिया कि अगर परिस्थितियां चेंज होती है और किसी भी स्थिति में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करना पड़े तो 368 के तहत संसद जो है उसमें परिवर्तन कर सकती है। क्लियर हो गया। अभी 368 को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। इसमें दो प्रकार के संशोधन होते हैं। एक संशोधन ये होता है जिसमें केवल लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा पारित कर दे और वो संशोधन में राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, वो संशोधन लागू हो जाता है। लेकिन एक संशोधन ऐसा होता है जिसमें लोकसभा पारित करे, राज्यसभा पारित करे, उसके बाद आधे से अधिक राज्य जो होते हैं उसमें अपनी सहमति दे, तब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करे, तब वो लागू होता है, वरना मान्य नहीं होता। तो ये 367 में फिर से हम कभी किसी दिन देख लेंगे। लेकिन बेरूबारी वाला जो केस था उसमें यह क्लियर करना था कि जो समझौता किया था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कह ही नहीं रहा है कि हम किसी को टेरिटरी दे सकते हैं, है ना, तो अर्जित केवल कह रहा है एक्वायर्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। ठीक है, अब ये कौन बताएगा संविधान में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है या नहीं? ठीक है, क्या सरकार बताएगी, क्या एग्जीक्यूटिव बताएगी, ठीक है, या आपका राष्ट्रपति बताएगा? नहीं, संविधान की जो व्याख्या करनी होती है, किसी भी कानून की जो व्याख्या करनी होती है, उसके लिए उसके एक्सपर्ट लगते हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं हमारे जजेस। तो यानी कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल दे दिया गया 143, और 143 आर्टिकल में यह कहा गया
कि राष्ट्रपति को कभी यह लगता है कि कोई संवैधानिक प्रश्न है, ठीक है, कोई संवैधानिक प्रश्न है, उस पर उसको सलाह लेनी है कि इसमें जैसे ये एग्रीमेंट था, अब इसको लागू करना है, अब राष्ट्रपति को सलाह लेनी है कि इस एग्रीमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एडवाइजरी पावर है, यानी कि सलाह ले सकता है किसी मुद्दे पर। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करते हुए 143 के तहत उनसे सलाह मांगी और उनसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 3 के बाद, क्योंकि उसमें आर्टिकल 3 भी इंक्लूड था। तो पहले हम आर्टिकल 2 कर लेते हैं और फिर आर्टिकल 3 कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बेरुबारी का केस, जिसमें हम लोग पूरी क्या डिसीजन आया था इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो अब ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3। ठीक, अब आर्टिकल दूसरा, ये जो 1 2 3 लिखा है ना, ये पार्ट 1 का ही भाग है, मतलब इसी का ही भाग है। ये आर्टिकल 1 का 1 2 3 है, यहां पर क्लियर कर दे रहे हैं। ये जो 1 लिखा है ये आर्टिकल 1 है, ये जो 1 लिखा है, ये जो 2 लिखा है और ये जो 3 लिखा है, ये 1 के ही उपखंड है। तो इसको कहेंगे 1 का 1, इसको कहेंगे 1 के 2 और इसको कहेंगे 1 का 3, और ये 3 के पूरे जो है वो डिवीजन। ठीक है, 3 के पार्ट है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं आर्टिकल 2। पहले आर्टिकल 2 समझ लेते हैं, 3 समझ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम बेरुबारी का केस करेंगे। अब आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 कह रहा है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। हमने ऊपर बताया भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब एक चीज आपको समझना होगा, पहले इन दोनों की मीनिंग को हमें समझना होगा। यह कह रहा है किसी भी राज्य को अगर प्रवेश देना है या स्थापना करनी है तो उसके लिए हमारा दिया गया है आर्टिकल 2, कह रहा है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन का मतलब होता है किसी को प्रवेश देना और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना करना। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो माइन्यूट सा है। जैसे एक चीज समझिए, आपके कोई स्कूल में आपने एडमिशन लेने जाते हैं, यानी कि प्रवेश लेने जाते हैं। क्लियर? ठीक है, आप गए, आपने कहा कि हम आ रहे हैं, हम आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हमारा प्लीज एडमिशन कर दो। वो आपका एडमिशन ले कर लेते हैं। क्लियर? इसको कहते हैं एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या हुआ कि हम जो है अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं आपके पास एडमिशन लेने। क्लियर हुआ? यानी कि जब कोई अपनी मर्जी से आपके पास आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको एडमिशन दोगे। क्लियर? जैसे मान लो हम लोग डॉक्टर होता, मरीज होता है, वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है। ठीक है, तो जब वो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एडमिशन ले रहा है, वहां पे एडमिशन फॉर्म होता है कि आप एडमिट कर दीजिए। ठीक है, तो वही कह रहा है एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। यानी कि एडमिशन में जो व्यक्ति आ रहा है उसकी पूरी इच्छा है आने की, और वो चाह रहा है कि हमें आपके यहाँ एडमिशन मिले, हमें आपकी सर्विसेज अच्छी लग रही है या हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, वो एडमिशन होता है। एस्टेब्लिशमेंट का क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापित करना, यानी कि वो आ नहीं रहा है, हम कहीं गए और उसको स्थापित कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं। मान लेते हैं कल को बांग्लादेश ये कहता है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं और वो भारत की सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि हमें अपनी सरकार में, हमें अपने संघ में शामिल कर लीजिए, तो भारत उसको क्या देगा? एडमिशन। लेकिन भारत कल को अगर पाकिस्तान चला जाता है, ठीक है, और मान लीजिए युद्ध चल रहा है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा। ठीक है, जब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है कि आप वहां पर गए, समझ में आया आपको? आप वहां पर गए और आपने क्या कर लिया, उनके एक क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। मान लो हम लोग कराची पर अधिकार कर ले, कर ही लेना चाहिए अब तो। ठीक है, कराची पर अधिकार कर ले, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या कराची पर अगर हमारी सेना पहुंच जाए और उसको अपने कब्जे में ले ले तो क्या भारत का राज्य मिल जाएगा? नहीं, हमें स्थापित करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हमें स्थापित करना पड़ेगा। अब ये हो गया इसका एडमिशन, मतलब एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि नए राज्य की स्थापना या प्रवेश कैसे होगा। अब ये कौन कर सकता है? सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, कोई भी राज्य नहीं कर सकता। अगर राज्यों को किसी भी दूसरे देश के राज्य या उसकी टेरिटरी को अपने में मिलाने की शक्ति होती तो सुरक्षा की दृष्टि से योगी जी अब तक पाकिस्तान को मिला चुके होते।
उसमें संसद की कोई आवश्यकता नहीं थी। यूपी गवर्नमेंट करती और वो आते कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने पाकिस्तान को अपने में मिला लिया या बांग्लादेश को अपने में मिला लिया। अब योगी जी मिला सकते हैं, लेकिन अब ये जो पावर है ये पावर आती है किसके पास? ये पावर आती है पार्लियामेंट के पास, यानी संसद के पास। यानी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और मान के चलिए मोदी के बाद कौन? योगी। ये नारा कब से चल रहा है और यही नारा हो सकता है सच साबित हो जाए। ठीक है, क्लियर? तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, यहां पर एक एक शब्द को समझिए। संसद कानून द्वारा, यानी बिना कानून के नहीं, एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। इसका मतलब क्या कह रहा है? संसद किसी भी राज्य को अपने में प्रवेश दे सकती है, स्थापित कर सकती है उन नियम और शर्तों पर, टर्म्स और कंडीशन पर जो उसको उचित लगे। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी दूसरे राज्य को स्थापित करना या दूसरे राज्य को प्रवेश देना किसकी टेरिटरी में आता है, किसके क्षेत्र में आता है? वो आता है संसद के क्षेत्र में। बात समझ में आ गया? जब हम संसद कह रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं है, उसमें विधायिका का हिस्सा है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री और जो मंत्री है, ठीक है, वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री संसद नहीं है। संसद मतलब क्या? जितने भी आपके पूरे भारत के सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हो और राज्यसभा के हो, वो संसद है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पार्लियामेंट कर सकती है, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती। ये समझ लेना कि प्रधानमंत्री रात के 8 बजे क्या है कि भाइयों और बहनों, आज रात 8 बजे से पाकिस्तान का लाहौर और कराची हमारे भारत में प्रवेश दिया जाता है या उसको स्थापित किया जाता है, ये नहीं हो सकता। इसके लिए संसद जाना पड़ेगा और संसद ही इसके कानून को पारित करेगा। क्लियर? अब क्या? अब यहां पर एक आप पॉइंट देख रहे होंगे, आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A। अब 2A क्या है? लेकिन यहां पर एक चीज आगे पढ़ रहे होंगे कि ओमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 36 1975। यहां पर क्या कह रहा है 2A में कि जो 2A आर्टिकल था इसको समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया है? 1975 में। और अभी आपको हमने बताया था कि किसी भी संविधान में कोई आर्टिकल जोड़ना है या घटाना है, इवन कॉमा और फुल स्टॉप भी इधर इधर करेंगे तो उसके लिए हमें करना पड़ता है संवैधानिक संशोधन। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। क्लियर? तो यहां पर ये हटाया गया। जब हटाया गया तो इसका मतलब इसको पहले जोड़ा गया होगा। ठीक है, अब इसका एक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसे मैं डिटेल में क्लियर करना होता। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट अब नहीं है, पहले था, लेकिन फिर भी इसको डिटेल में समझना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पॉइंट है जो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है जो आपको समझ में आने होंगे। पॉलिटिकल भी पॉइंट होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल भी होंगे। ठीक है, तो अब ये था क्या? सिक्किम पहले हमारा राज्य नहीं था। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक पॉइंट हमें समझना है कि सिक्किम पहले हमारा राज्य नहीं था, वो एक अलग छोटा सा देश था सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम हमारा राज्य कब बना? 1975 में। उससे पहले क्या था सिक्किम की पोजीशन? भारत और सिक्किम के बीच में, भारत और सिक्किम के बीच में आजादी के बाद, जब भारत आजाद हो गया, भारत का संविधान लागू हो गया, तो भारत और सिक्किम के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, उस समझौता में सिक्किम को प्रोटेक्शन देने के लिए यह समझौता होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं इंडो सिक्किम ट्रीटी। इंडो सिक्किम ट्रीटी। ठीक है, तो इंडो सिक्किम ट्रीटी कब हुई? 1950 में। इस ट्रीटी के तहत हुआ क्या? इस ट्रीटी के तहत यह कहा गया कि, अच्छा पहले एक चीज और पॉइंट समझ लेते हैं। भारत से पहले जो भारत में शासन था वो ब्रिटिशों का था, तो ब्रिटिश में भी सिक्किम के साथ कुछ एग्रीमेंट थे, कुछ ट्रीटी थी, जिसके तहत ब्रिटिश जो होते हैं वो सिक्किम की सुरक्षा करते थे, क्योंकि सिक्किम की जो लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। ठीक है, तो भारत ने कहा कि जितने भी सिक्किम और ब्रिटिश के, भारत के बिहार पे ब्रिटिश के समझौते थे वो पूरी तरीके से रद्द हो गए इस संधि के तहत। ठीक है, और यह कहा गया कि जो सिक्किम है उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता और उसकी सुरक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है।
यानी कि सिक्किम पर कोई अटैक करता है या सिक्किम पर कोई ऐसी गलत निगाह डालता है कि उसकी टेरिटरी को हम हथिया लें, चीन हो गया, कोई भी देश हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भारत उसकी रक्षा करेगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब सिक्किम के लोगों की भी रक्षा करेगा। इसका मतलब रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सेना को वहां पर एक्सेस देना पड़ेगा। तो भारत की जो सेना है वो जब भी चाहे सिक्किम में कहीं भी सेना लगा सकती थी सिक्किम की सुरक्षा के लिए। अब सिक्किम के जो लोग हैं वो भारत के प्रोटेक्टी थे, यानी कि जब वो विदेश जाएंगे, ठीक है, तो उनको कहा जाएगा इंडियन प्रोटेक्टेड पर्सन। क्या कहा जाएगा? इंडियन प्रोटेक्टेड पर्सन। यानी कि ये जो सिक्किम का नागरिक है, ये जब भारत से बाहर गया, सॉरी अपने देश से बाहर गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? इंडियन प्रोटेक्टेड सिस्टम। यानी कि वो सिक्किम के अंदर, सिक्किम के बाहर, सिक्किम की और सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस ट्रीटी के तहत किसने ली? भारत ने ली। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा एक और समझौता होता है, ठीक है, जो समझौता होता है हमारा 1973 में, 8 मई 1973 को, 8 मई 1973 को एक समझौता होता है। और उस समझौते के तहत जो होता है वो ये समझौता होता है कि भारत जो है सिक्किम में जैसे अपने आप प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पर जो वहां के महाराजा होते थे उनको चोंग्याल कहते थे। तो चोंग्याल और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ये निर्णय लेती हैं कि भारत के सहायता से, ठीक है, हम अपने यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो एक समझौता करती है। वो समझौता कब होता है? 8 मई 1973 में, 8 मई 1973 में। इसके बाद इस समझौते में जो बातें हैं उसको अमल करने के लिए, ये समझौता क्या है, इसको सिक्किम का एक अलग बताया, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको अमल करने के लिए एक संविधान संशोधन पारित किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं 35वां संविधान संशोधन। इस 35वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 2A जोड़ा जाता है, जिसमें कहते हैं कि जो सिक्किम है वो भारत के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, सहयुक्त हो जाता है। यानी सिक्किम को जो दर्जा मिलता है वो मिलता है सहयुक्त राज्य का। ध्यान रखना, सहयुक्त राज्य का दर्जा मिलता है, संघ में शामिल नहीं होता है। लेकिन किसी कारणवश ये समझौता जो होता है वो सिक्किम में अभी भी जो गवर्नमेंट थी जो स्थापित की गई वो भी अभी क्लियर नहीं हुई, मतलब सही से काम नहीं कर रही थी और बहुत सारे उसमें लूफॉल्स थे। फिर सिक्किम के लोगों ने, सिक्किम की सरकारों ने, जो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसने कहा कि हम भारत से कहते हैं कि भारत हमें अपने साथ मिलाए, संघ में शामिल करे। समझ में आ गया? भारत संघ में शामिल करे। तो भारत से संघ में शामिल करने की रिक्वेस्ट कौन करता है? सिक्किम की विधानसभा, सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली। जब संघ में शामिल की रिक्वेस्ट करता है तो हमने क्या बताया? रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ? हमसे एडमिशन मांग रहा है कि आप अपना एडमिशन दे दो। जब एडमिशन मांग रहा है संघ में शामिल होने की, तो भारत क्या करेगा? उसको एडमिशन देगा। लेकिन जब हमने एडमिशन उसको देना है तो उसका जो पहले स्टेटस है एसोसिएटेड वाला वो समाप्त करने पड़ेगा। मान लेते हैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और उससे आपकी शादी हो रही है, तो गर्लफ्रेंड वाला टैग हट जाएगा और बीवी वाला टैग मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटेड का मतलब क्या हुआ? एसोसिएट स्टेट का जो दर्जा मिला था वो समाप्त करना पड़ेगा। वो दर्जा किस आर्टिकल से मिला था? आर्टिकल 2A से। तो इसको समाप्त करने के लिए एक और संविधान संशोधन करना पड़ा। ठीक है, जैसे इसको देने के लिए हमें 35वां करना पड़ा, इसको समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा हमें 36 संविधान संशोधन करना पड़ा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमें इसके लिए समझने थे। अब उम्मीद तो ये है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट में आपको समझ में आ गया होगा। एक सिक्किम का उदाहरण हो गया। एक बेरूबारी केस को कल हम डिस्कस कर देंगे आपको एक नए लेक्चर में, और सिक्किम वाले को एक अलग लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सिटीजनशिप वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका आर्टिकल हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? देखो, उसमें एडमिशन था। उसमें क्या था? एडमिशन था। एडमिशन का मतलब क्या हुआ? किसी को एडमिट देना जो हमारा हिस्सा नहीं था, इस्टेब्लिश करना जो हमारा हिस्सा नहीं था। तो अगर ऐसा कोई राज्य संघ में शामिल होता है जो हमारा हिस्सा नहीं है तो वो हम करते हैं आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन अगर हम एडमिशन की बात करें
अगर हम एडमिशन की बात करें तो वो करेंगे आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन अगर यहां पर क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये कह रहा है कि जो हमारे पास वर्तमान में राज्य हैं उन राज्यों को से नए राज्य को बना सकते हैं, उन राज्यों की सीमाओं को कम कर सकते हैं, उन राज्यों के नाम को बदल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, उन राज्यों के नाम को बदल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ये हमें क्या करनी पड़ेंगी विद इन इंडिया। बात समझना। अब एक छोटा सा उदाहरण बेरूबारी केस का ले लेते हैं। हमने क्या किया, मान लेते हैं ये बेरूबारी केस है, ये आपका है क्षेत्र बेरूबारी का। ठीक है, हमने क्या किया, ये क्षेत्र को आधा किया, बोला आधा पाकिस्तान में चला जाएगा और आधा क्षेत्र कौन रखेगा, इंडिया रखेगा। ठीक है, लेकिन हमें समझना यहां पर क्या है, यहां पर जो हम क्षेत्र दे रहे हैं वो दे रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो नए स्टेट बनेंगे या स्टेट्स की जो बाउंड्री चेंज होगी उसकी बाउंड्री में जो अल्टरेशन होगा वो विद इन इंडिया होगा, यानी भारत के अंदर। यानी कि भारत अगर बेरूबारी जो क्षेत्र था उसका एक क्षेत्र असम को दे देता और एक क्षेत्र अगर देना चाहता वो वेस्ट बंगाल के पास रख देता तो कोई समस्या नहीं थी। बात समझ रहे? लेकिन हम किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते, हम अपने क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी बेरूबारी केस हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। इसमें कह रहा है, अब इसमें भी संसद कर सकती है, कह रहा है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट करना है, उसमें भी संसद कानून द्वारा, विधि द्वारा, पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन इट्स टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ द स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल के तहत समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के भीतर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की कोई भी टेरिटरी होगी उसको हम बदल सकते हैं। एक उदाहरण समझ लेते हैं और वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमारे यहां पर एक राज्य है उत्तर प्रदेश, एक राज्य है मध्य प्रदेश, क्लियर? एक राज्य है उत्तर प्रदेश और एक राज्य है मध्य प्रदेश। अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी राज्य की बाउंड्री कम करना या सीमा कम करना या उसकी अल्टरेशन करना। अब ये समझना है कि एक जिला अगर हम यूपी का ले लें इटावा, एक जिला यूपी का ले लें इटावा और मध्य प्रदेश का एक जिला ले लें भिंड, तो इन दोनों की सीमाएं मिलती हैं। यानी कि एक सीमा इटावा खत्म, भिंड शुरू, चंबल नदी क्रॉस करेंगे तो भिंड शुरू हो जाएगा, इधर क्रॉस करेंगे यूपी की तरफ तो ये शुरू हो जाएगा। अब हमें समझना क्या है कि अगर ये जो भिंड वाला क्षेत्र है, भिंड वाला क्षेत्र ये डिमांड करे या संसद को ये लगता है कि भिंड वाला जो एरिया है ये यूपी में मिला देंगे तो यूपी की सीमा बढ़ जाएगी। एक जो क्षेत्र था इटावा तो और भिंड भी मिल गया तो सीमा बढ़ गई। उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद अगर इटावा को भिंड में मिला देंगे तो मध्य प्रदेश की सीमा बढ़ जाएगी। अगर किसी राज्य की सीमा बढ़ेगी तो किसी दूसरे राज्य की सीमा घटेगी। क्लियर हो गया? ये सीमा हैदर नहीं है, ठीक है, ये सीमा हम राज्य की बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो अगर यूपी की सीमा घटेगी तो मध्य प्रदेश की बढ़ेगी, मध्य प्रदेश की बढ़ेगी घटेगी तो यूपी की बढ़ेगी। ये पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन इसमें एक चीज और समझना है, मान ले दोनों की सीमा घटानी है तो हमने क्या किया, इटावा और भिंड को मिला दिया। ठीक है, इटावा और भिंड को मिला दिया और इसका नाम रख दिया मठाके आलू। ठीक, क्योंकि इटावा में मठाके आलू बहुत फेमस है, वहां के लोग मठाके आलू बहुत खाते हैं। ठीक, राज्य का नाम रख दिया, चलो कोई भी नाम रख सकते हैं, तो हंसी मजाक की बातें हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों राज्य की सीमा कम हुई लेकिन बढ़ी नहीं, और इन दोनों राज्य के कुछ जिलों को लेकर हमने एक नया राज्य बना दिया। क्लियर? तो ये जो है ये संसद कर सकता है। ठीक, जैसे कई राज्य बने होंगे, उत्तराखंड था तो उत्तर प्रदेश का पहले हिस्सा था
तो हमने पहाड़ी इलाकों को अलग करके उत्तराखंड बना दिया, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ, बिहार से झारखंड से अलग हुआ, और हाल ही में आपको पता होगा कि तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। और अभी रिसेंट का 2019 का उदाहरण आपका जम्मू कश्मीर वाला है कि जम्मू कश्मीर को पहले हमने क्या किया, उसका राज्य का दर्जा छीना, संसद ने किया, ठीक है। उसको भी हम लोग किसी दिन, एक उसमें लेक्चर लंबा होगा, उसको भी हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या हुआ था, एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जितने भी पुरानी तैयारी जो थी प्रेसिडेंट ऑर्डर से लेकर, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो अब इसमें आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। अब पहला पार्ट तो समझ में आ गया। दूसरा कह रहा इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ये तो हमने आपको बता ही दिया। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, कम कर सकता है। अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्री भी कम कर सकता है, उसी एग्जांपल में सारी चीजें हो गई। अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो कौन बदलेगा, संसद। राज्य अपना नाम स्वयं नहीं बदल सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझ लेना कि अगर हमें जिले के लिए जिले का नाम बदलना है, ठीक है, तो वो राज्य करेगा, वो राज्य की टेरिटरी है, ठीक है, उसमें पार्लियामेंट नहीं, उसमें राज्य की विधानसभा करेगी। किसी गली मोहल्ले का नाम बदलना है तो वो आपका म्युनिसिपैलिटी से हो जाता है, नगर पालिका, गांव में है, पंचायत, यहां से हो जाता है। तो इतना उसमें समस्या लेने की जरूरत नहीं है। शहर का नाम बदलना है तो राज्य बदल सकती है, जैसे जिला है इलाहाबाद, वो क्या हो गया, प्रयागराज, किसने बदला, यूपी ने बदला। उसके लिए दिक्कत है। दिक्कत क्या, राज्य का नाम अगर बदलना है तो कौन बदलेगा, वो बदलेगी संसद। आर्टिकल में वो दिया गया, आर्टिकल में इन सबका कोई प्रावधान नहीं दिया, तो राज्य कर सकता है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 क्लियर हो गया, ठीक है। इससे संबंधित जो भी हमारे पॉइंट हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी ये पार्ट आपका खत्म नहीं होगा, अभी बेरूबारी केस डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, सिक्किम वाला मैटर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हमारा ये पार्ट खत्म होगा, फिर हम सिटीजनशिप पे चलेंगे। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं, सिटीजनशिप एक्ट जो है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 4 से पहले एक चीज थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं आपको कि हमने आपको बताया था कि यूनियन का जो हिस्सा बनेगा, यूनियन का जो भी हिस्सा बनेगा, उस यूनियन के हिस्से में जितने भी राज्य होंगे उनको समान अधिकार होंगे। समान अधिकार का मतलब क्या हुआ, जितने भी एक छोटे से राज्य को अधिकार प्राप्त है उतने ही अधिकार एक बड़े राज्य को प्राप्त होंगे, क्लियर। तो अब हमें समझना इसमें क्या है, इसमें यह समझना है कि मान लेते हैं किसी राज्य को हमने प्रवेश दिया आर्टिकल 2 के तहत या आर्टिकल 3 के तहत, तो कौन देगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना संसद देगा। किसके द्वारा देगा, एक विधि द्वारा देगा, एक कानून बनाएगा, लॉ के द्वारा देगा, ठीक है, विधि द्वारा देगा। लेकिन जब भी हम किसी भी राज्य को भारत में शामिल करेंगे तो याद करो, हमने आपको पहले आर्टिकल में बताया था उस राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में लिखा होगा, उस राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र लिखा होगा फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में जो राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र लिखा है, तो अगर किसी की हमने स्थापना करी या किसी को प्रवेश दिया या हमने कोई नया राज्य आर्टिकल 3 के तहत बनाया, तो जो भी प्रावधान हम लोग आर्टिकल 2 या 3 के तहत करेंगे, उसके लिए हम 2 अमेंडमेंट और करेंगे। एक अमेंडमेंट करेंगे हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में, जिसमें उस राज्य का नाम लिख देंगे। जैसे सिक्किम को हम लोगों ने अपने में एडमिट किया, तो उसमें नाम क्या लिख देंगे, फर्स्ट शेड्यूल में सिक्किम। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप प्रवेश लेते हैं तो आपका रजिस्टर में नाम नोट होता है, क्लास में की नहीं होता है ना, तो वैसे ही नाम लिख देंगे। इसके बाद एक अनुसूची हमारे पास और है, उस अनुसूची को कहते हैं फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, जो भी हमारे राज्य हैं, आप लोगों को यह पता होगा जो संसद के चुनाव होते हैं, क्लियर, जो संसद के चुनाव होते हैं वो पूरे देश को लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है और वहां पर पब्लिक जो है इलेक्शन करती है। जैसे मान लेते हैं दो हमारे संसद हमारी किससे मिलकर बनी होती है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले पार्लियामेंट को। संसद जो हमारी मिलकर बनी होती है वो उसमें जो शामिल होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसको हम लोग राष्ट्रपति में डिस्कस करेंगे, लेकिन लोकसभा में क्या होता है, पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और वहां पर चुनाव होते हैं और वहां से हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा में एक सदस्यों के चुनाव कैसे होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव पब्लिक नहीं डालती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पब्लिक से द्वारा किया जाता है। जैसे मान लेते हैं
कि उत्तर प्रदेश को हमने डिसाइड कर लिया कि राज्यसभा में कुल इतनी सीटें होंगी और प्रत्येक राज्य को हमने कुछ कुछ सीटें बांट दी, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा सीटें किसको प्राप्त है, उत्तर प्रदेश को 31, और छोटा राज्य मान ले गोवा है तो उसको 1 है, किसी राज्य को 10 है, किसी को 15 है, पॉपुलेशन के अनुसार। अभी ये आगे टॉपिक आएंगे, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम इस पॉइंट को समझने के लिए, अपने चौथे आर्टिकल को समझने के लिए एक बेसिक सी चीजें समझ रहे हैं। तो प्रत्येक राज्य को कुछ राज्यसभा सीटें मिली है, तो किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी ये लिखा गया है चौथी अनुसूची में, यानी 4th शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब अगर हमें किसी राज्य को प्रवेश देना है, स्थापना देने हैं, यानी नए राज्य का गठन करना है आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कानून पारित करना पड़ेगा, और कानून पारित कौन करेगा, संसद करेगा। यहां पर क्या कह रहा है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करेगा, जो भी कानून बनाएगा उसमें एक प्रोविजन दिया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट का, जिसके तहत उस राज्य का नाम पहली अनुसूची में लिखा जाएगा। अगला कह रहा है 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल मतलब उस राज्य को कितनी राज्यसभा में सीटें दी जाएंगी, ये, क्योंकि अधिकार सबके समान है, चाहे वो नया राज्य हो चाहे वो पुराना राज्य हो। एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जो भी इससे रिलेटेड और भी हमें संविधान में अमेंडमेंट करने हैं, उस सबके प्रावधान उस कानून में दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के तहत संसद जो भी कानून बनाएगी तो पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची और उसके अलावा जो अन्य अनुच्छेदों में हमें संविधान संशोधन करने हैं उसके लिए प्रावधान करेगी। अगला क्या कह रहा है, एनी लॉ रिफर्ड इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 shall be contain provision for amendment of the first schedule and 4th schedule as may be necessary to give effect the provision of the law। वही बात कह रहा है, जो लॉ बनाया है उसको प्रभावी बनाने के लिए फर्स्ट शेड्यूल और चौथी अनुसूची और पहली अनुसूची में संशोधन करेंगे। may also contain such supplemental incidental constitutional provision including provision as रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट की बात कह रहा है, लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड स्टेट अफेक्टेड बाय सच लॉ एज पार्लियामेंट डीम नेसेसरी। पार्लियामेंट को जो भी संविधान संशोधन राज्य को 2 या 3 के तहत शामिल करने के लिए करने होंगे वो सब करेगा जितना उसको जरूरी लगता है। एक चीज और समझ लेना, इसमें कह रहा है कि जो भी नो सच लॉ अफॉरसेड, जो भी ऊपर बातें कही गई हैं, अफॉरसेड का मतलब होता है जो भी ऊपर हम लोगों ने बात करा, जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, नो सच लॉ अफॉरसेड, जो भी ऊपर के प्रोविजन को देने की प्रभावी बनाने के लिए हम लॉ पारित करेंगे, शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ 368, यानी कि जो भी लॉ बनाएंगे 2 और 3 को प्रभावी बनाने के लिए और जो भी अन्य प्रोविजन के लिए, उसको संविधान के 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी कानून बनाएंगे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 को प्रभावी बनाने के लिए, उसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे अब जब बेरूबारी केस, तब हम लोगों को ये सारे प्रोविजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कल जो वीडियो आपके पास आएगा वो आएगा बेरूबारी केस का, और वो आएगा उसके बाद जो केस, जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके सिक्किम वाला जो मामला था उससे रिलेटेड। और ये भी समझेंगे आर्टिकल 3 में कौन कौन से राज्य कब अलग हुए और क्या क्या कंडीशंस थी उसकी अलग करने के लिए, क्योंकि राज्यों का डिवीजन जब होता है तो कई उसमें एक रिपोर्ट बनती है पूरी कि हाँ किस आधार पर इनका, इकोनॉमिक आधार पर करें, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस पे करें, ठीक है, फॉरेस्ट के बेस पे करें, या जनजाति अलग करनी है उसके बेस पे करें, ठीक है। तो कई ऐसे बेसिस देखे जाते हैं, तो उसके लिए कमेटी बनती रिपोर्ट। तो कितने भी राज्य आजादी से लेकर अभी तक, कितने भी राज्य, जितने भी राज्य अभी तक अलग हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे, और थोड़ा सा हम लोग पहले का एक बैकग्राउंड भी देखेंगे। तो भाषाई आधार पर जितनी कमेटियां बनी हैं, जितने राज्य भाषा के आधार पर बने हैं, पहला राज्य कौन बना, लेटेस्ट कौन सा है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक का एक प्रोविजन हम इसका देख लेंगे। तो अभी इस पार्ट के 2 या 3 वीडियो और आएंगे,
तब आपको डिटेल में ये पार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सिटीजनशिप एक्ट के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप उस डाउट को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नंबर दिया है 9336420093। फिर से एक बार नंबर यहां लिख देते हैं 93364200 और 93। ठीक है, इस नंबर पर आप डाउट व्हाट्सएप कर दीजिए। कमेंट सेक्शन पे डाउट मत करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप एप्रिशिएट कर सकते हैं हमारी मेहनत को, वो एक अलग की चीज है, लेकिन डाउट आप व्हाट्सएप पे ही करिएगा। तो जो भी आपके डाउट होंगे, तो जो भी हमारे पास 10-20 डाउट आते हैं, उनका एक अलग से हम डाउट सेशन का लेक्चर बना देंगे, पहले एक दो आ जाए डाउट आने के बाद। क्लियर? उसके बाद दूसरी सूचना ये कि सारांश सिविल एकेडमी का जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि घंटी बज जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गया। हमारी जो टाइमिंग वीडियो की रहेगी, वो पर डे जो आपको वीडियो मिलेगा, वो मिलेगा शाम को 5 से 6 के बीच में। ये हमने टाइमिंग इसलिए रखी है क्योंकि बहुत से आप लोगों में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो 6 बजे तक आपको ये वीडियो रोज मिलेगा। तो आज जो वीडियो ये 6 बजे आया है, नेक्स्ट डे से रोज 6 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमसे जुड़े। प्लीज जो आपसे बात कही है कि सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप करना, डाउट जो सब्सक्राइब आप ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन अपने डाउट प्लीज क्लियर करके व्हाट्सएप पे कर दीजिए। अगर आप और भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, वो मैं उसके लिए आपका अरेंजमेंट कर दूंगा। फिलहाल जो हमारे पास मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वो 2 सब्जेक्ट है, आपका पॉलिटी और दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।